नमस्कार, जोहार आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल टीसीएस फाउंडेश में। आज समान विज्ञान का क्लास नंबर 5 है और इसमें देखते हैं क्या खास है। इसमें सीजीएल में 20 प्रश्न होंगे, इससे यानी कि 60 नंबर का यह प्रश्न होगा और इसमें आपको देखना है कि कितना आप स्कोर पाते हैं, यानी हमको 100% करने का प्रयास करेंगे। और चलिए आज का पहला प्रश्न आपके सामने है। तो पहला प्रश्न देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। चलिए, अगर किन्हीं को यह पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर आप सर्च कीजिएगा पीसीएस फाउंडेशन तो आपको मिल जाएगा। आज का पहला सवाल है कि कवक के अध्ययन को कहते हैं। कवक कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कवक के अध्ययन को कहते हैं हम माइकोलॉजी। क्या कहते हैं? माइकोलॉजी इसको कहते हैं, कवक के अध्ययन को। इसके बारे में जानते हैं कि कवक एक क्रिप्टोगेम्स पौधे हैं जो मृत्युजीवी होते हैं। क्या होते हैं? मृत्युजीवी होते हैं। और जो कवक के अध्ययन को हम लोग माइकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? माइकोलॉजी कहते हैं। अगला सवाल पूछा है कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार की होती है? कोशिका जो झिल्ली होती है वो किस प्रकार की होती है? कोशिका झिल्ली, ये कोशिका झिल्ली जो है ना, ये अर्ध पारगम्य होती है। कैसी होती है? ये अर्ध पारगम्य होती है, याद रखिएगा। यह कोशिका की सबसे बाहरी परत है। कोशिका के घटकों के बाहरी पर्यावरण से अलग करती है। प्लाज्मा झिल्ली कुछ पदार्थों को अंदर अथवा बाहर आने जाने देता है तथा अन्य पदार्थों की गति को भी यह रोकती है। इसीलिए कोशिका झिल्ली को वर्णात्मक यानी अर्ध पारगम्य झिल्ली कहते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड अथवा ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली के आर पार विस्तरण प्रक्रिया द्वारा आ जा सकते हैं। जो कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन झिल्ली के आर पार विस्तरण प्रक्रिया के द्वारा आ जा सकते हैं। ऑक्सीजन की जो सांद्रता वो कम हो जाती है और ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन ये बाहर से कोशिका में विसरण द्वारा अंदर चली जाती है। क्या है? बाहर से कोशिका के विसरण के द्वारा अंदर चली जाती है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं कि निम्न में से कौन से जीवाणु की प्रजाति का विकास आनुवांशिक बदलाव के द्वारा प्राकृतिक पृथक के कारण से होता है? पूछा है कि निम्न में से कौन से जीवाणु की प्रजाति का विकास आनुवांशिक बदलाव के द्वारा प्राकृतिक अथवा पृथक कारण से इसका होता है। किसके द्वारा होता है? ये होता है आपका स्यूडोमोनास के द्वारा होता है। इसके द्वारा स्यूडोमोनास, याद रखिए स्यूडोमोनास क्या है? ये तेल भक्षक जीवाणु स्यूडोमोनास प्यूटिडा एक ऑक्सीकारक जीवाणु है। स्यूडोमोनास इसका सामान्य नाम है। इसका यह ग्राम निरात्मक जो ऋणात्मक क्षणनुमा तंतु में जीवाणु है। कैसा जीवाणु है? यह ग्राम ऋणात्मक क्षणनुमा तंतु में जीवाणु है। ये क्या होता है? तेल भक्षक, याद रखिएगा। रंध्र को घेरने वाली दो रक्षा कोशिकाओं के आकार क्या होते हैं? रंध्र को जैसे कि घेरने वाली दो रक्षा कोशिकाओं के आकार क्या होते हैं? कैसा आकार होते हैं? ये होते हैं आपका कैसा? ये आपका वृक्क के आकार के होते हैं। वृक्क यानी कि किडनी के आकार के यह होते हैं। रंध्र को घेरने वाली दो रक्षा कोशिकाओं जो होता है वृक्क के आकार के होता है। गार्ड सेल यानी कि रक्षा कोशिका, पतियों का गार्ड सेल रक्षा कोशिका पतियों में उपस्थित होती है। यह वृक्क आकृति की होती है। कैसी होती है? वृत्त आकृति के। अन्य रूप में डंबल आकार, कोमा आकार, ये क्या है? होती है। एक बीजपत्री पादप में डबल आकार तथा द्विबीजपत्री जो है वृक्क में आकृति में सुरक्षा सेल उपस्थित होते हैं। किसमें? ये द्विबीजपत्री में। ये परस्पर जो है ना गैस आदान प्रदान की प्रक्रिया को यह संभव बनाते हैं। यह गैस आदान प्रदान करने की प्रक्रिया को संभव बनाते हैं। अगला सवाल, च्युइंगम किससे बनता है? याद है कुछ? च्युइंगम किससे बनता है? तो च्युइंगम जो बनता है ना भाई, ये लेटेक्स से बनता है। किससे बनता है? लेटेक्स से च्युइंगम बनता है, याद रखिएगा। लेटेक्स जलीय माध्यम से अस्थाई फैला हुआ जो है। लेटेक्स जो है ना, ये जलीय माध्यम से अस्थाई फैला हुआ है, सूक्ष्म बहुलक पदार्थ है। कैसा पदार्थ है ये सूक्ष्म बहुलक पदार्थ है। यह प्रकृति में 10% पुष्पीय पौधों में दूधिया पदार्थ के रूप में पाया जाता है। कैसा पाया जाता है? दूधिया पदार्थ के रूप में पाया जाता है। यह सामान्यतः
पौधों के उत्तक से स्रावित होता है। क्या होता है? पौधों के उत्तक से यह स्रावित होता है। अगला सवाल, अगला सवाल बोलता है कि विटामिन बी 6 की कमी से मनुष्य में कौन सा रोग होता है। पूछा है कि विटामिन बी 6 की कमी से कौन सा रोग होता है, बताइए कौन सा रोग होता है विटामिन बी 6 की कमी से? ये होता है बेरी बेरी रोग, ये होता है, याद रखिएगा। सॉरी 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 सॉरी, ये हम गलत बता दिए, बेरी बेरी तो दूसरा चीज होता है। विटामिन जो होता है, एक मिनट, ये जो होता है ये रक्त लापता, ये क्या होता है? रक्ताप्लता होता है। मतलब इसके बारे में जानते हैं कि विटामिन बी 6 की कमी से रक्त लापता होता है, यानी कि विटामिन बी की कमी से रक्त लापता होते हैं। यानी विटामिन बी का रासायनिक नाम पायरोडोक्सिन है। विटामिन बी का रासायनिक जब नाम क्या है? पायरिडोक्सिन है। रक्त लापता एक लाल रक्त कोशिकाएं बीमारी, क्या है? रक्त लापता जो है एक लाल रक्त कोशिकीय बीमारी है, जहां लाल रुधिर कोशिकाओं का आकार अंडाकार से हंसिया की आकृति यानी सिकल सेल में परिवर्तित हो जाते हैं। कैसा हो जाता है? ये जो है ना, ये सिकल सेल में परिवर्तित, ऐसे हंसिए जैसे इस तरह होता है ना, इस तरह परिवर्तित हो जाता है, याद रखिए। एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन किस ग्रंथि के विकास को संतुलित तथा नियंत्रित रखते हैं? एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन किस ग्रंथि के विकास को संतुलित तथा नियंत्रित रखते हैं, बताइए। ये जो है ना, ये स्तन ग्रंथि को विकास और संतुलित रखते हैं। कौन? एस्ट्रोजन और तथा प्रोजेस्टेरोन। स्तन ग्रंथि का विकास द्वितीयक यौन लक्षण है, जिसका विकास किशोरावस्था के समय होता है। कब होता है? किशोरावस्था के समय होता है। एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन स्तन ग्रंथि के विकास को संतुलित तथा नियंत्रित करते हैं। कैसा क्या करते हैं? संतुलित तथा नियंत्रित करते हैं। अगला सवाल है कि हमारे शरीर में कुल कितने कंकालीय पेशियां पाई जाती है, बताइए। हमारे शरीर में कुल कितने कंकालीय पेशियां पाई जाती है? कितना? 206? नहीं, ये 700 कंकालीय पेशियां पाई जाती है। चलिए इसके बारे में जान जाते हैं। यहाँ पर 700 कंकालीय पेशियां पाई जाती है। पेशी एक संयोजी ऊतक है जो मेसोडर्म परत से उत्पन्न हुई है। पेशियों में एक्टिन तथा मायोसिन नामक प्रोटीन उपस्थित होते हैं जो इनके संकुचन व चलन में सहायक हैं। मनुष्य शरीर में लगभग 656 से 700 कंकालीय पेशियां होती है। मानव शरीर में 3 प्रकार की पेशियां ऊतक होते हैं, जैसे कि स्केलेटल पेशियां, विसरल पेशियां तथा कार्डिक पेशियां, यानी कि 3 प्रकार के मानव में पेशी ऊतक होते हैं। कौन कौन? स्केलेटल पेशियां, विसरल पेशियां और कार्डिक पेशियां। अगला सवाल, एंटीबॉडीज किसके द्वारा स्रावित होता है? एंटीबॉडीज जो है किसके द्वारा स्रावित होता है, बताइए। एंटीबॉडीज जो है ना, ये लिम्फोसाइट के द्वारा स्रावित होता है। किसके द्वारा स्रावित होता है? लिम्फोसाइट के द्वारा स्रावित होता है। एंटीबॉडीज का स्राव बी लिम्फोसाइट द्वारा होता है। किसके द्वारा? ये बी लिम्फोसाइट के द्वारा स्रावित होता है। लिम्फोसाइट्स ल्यूकोसाइट्स यानी WBC का एक प्रकार है जो कि प्रतिरोधी क्षमता को बढ़ाता है और बाहरी कण जैसे विषाणु या जीवाणु के शरीर में आने से, जिन्हें एंटीजन कहा जाता है, क्या होता है? इन्हें जो है बाहरी कण जैसे कि जीवाणु या विषाणु के शरीर में आने से, जिन्हें एंटीजन कहा जाता है, ये कोशिकाएं एंटीबॉडीज का निर्माण करने लगती है। क्या करती है? उसके विरुद्ध लड़ने का काम करती है, यानी एंटीबॉडीज का निर्माण करने लगती है। कुल लिकोसाइट्स का 25 से 33% भाग जो है लिम्फोसाइट्स है। क्या है? लिम्फोसाइट्स है। अगला सवाल, क्या होगा यदि एक वस्तु को वायवीय प्रतिरोध की अनुपस्थिति में ऊंचाई से गिराया जाए, बताइए क्या होगा? क्या होगा जब यदि एक वस्तु को वायवीय प्रतिरोध की अनुपस्थिति में ऊंचाई से गिराया जाए तो क्या होगा? ये क्या हो जाएगा ना, इसकी जो गति है गिराने से, इसकी गति बढ़ेगी। कैसे? देखिए, एक वस्तु गुरुत्वीय त्वरण के अधीन नियत रूप में गिरते हैं। जो एक क्या है, एक जो वस्तु है ना, वो गुरुत्वीय त्वरण के अधीन नियत रूप में गिरते हैं, तो इसकी गति बढ़ेगी। क्या होगी? इसकी गति जो है बढ़ेगी। अगला सवाल,
अगला सवाल है कि अपमार्जक या सर्फ या डिटर्जेंट जो धोते हैं ना कपड़वा, ओकर मिलाने पर जल का जो पृष्ठीय तनाव कैसा होगा, छुइएगा देखिएगा क्या होगा पृष्ठीय तनाव। इसका जो पृष्ठीय तनाव हो जाएगा ना, ये क्या होगा, ये घट जाता है, उसका पृष्ठीय तनाव क्या हो जाता है, घट जाता है। अपमार्जक या डिटर्जेंट जल के हाइड्रोजन बंध के कमजोर बना देता है, क्या करता है, जल के जो हाइड्रोजन बंध है उसको कमजोर बना देता है, इसीलिए जल का जो पृष्ठीय तनाव कम न्यून हो जाता है, क्या हो जाता है, कम न्यून हो जाता है। अगला सवाल है कि रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किया था। बताइए, रेडियो एक्टिविटी का जो है आविष्कार किसने किया था, बताइए। रेडियो एक्टिविटी का जो आविष्कार जो है वो बेकुरल के द्वारा किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, बेकुरल के द्वारा इसका जो है आविष्कार किया गया था। आई आई सॉरी अंटोइन हेनरी बेकुरल, अंटोइन हेनरी बेकुरल एक फ्रांसीसी भौतिक शास्त्री थे। सर्वप्रथम 1896 ईस्वी में इन्होंने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी और यह खोज इन्होंने स्फूर स्फुरदीप्त पदार्थों के अध्ययन के दौरान की थी। किस यह जो इसका खोज किया था ना, ये स्फुरदीप्त पदार्थों के जब अध्ययन कर रहे थे उस समय इसका खोज किया था, किसका, रेडियो एक्टिविटी का। अगला सवाल कि तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड, तीसरे और चौथे समूह के जो ऑक्साइड है का सामान्य गुणधर्म क्या है, बताइए कैसा है वो। पीरियोडिक टेबल से प्रश्न है कि तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म है कैसा। ये जो है ना भाई, ये हो जाएगा आपका बेसिक और एसिडिक, कैसा, बेसिक, अम्ल और क्षार दोनों होता है। आवर्त सारणी के तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म बेसिक और एसिडिक होता है, कैसा होता है, बेसिक और एसिडिक होता है। ये ऑक्साइड उभय धर्मी होता है, क्या होता है, ये उभय धर्मी होता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है, पूछा है कि निम्नलिखित द्रवों में से कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है, बहुत अच्छा, तो कौन सा है, ये जो है ना पारा जो है ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है, बहुत से बहुत अच्छा। उस धातुएं ऊष्मा की अच्छी चालक होती है, धातुएं अधिकांशतः ठोस होती है, परंतु पारा एक ऐसी धातु है जो साधारण ताप पर द्रव, जो हमारा जो रूम टेम्परेचर पर ना, ये द्रव अवस्था में विद्यमान रहती है, अतः दिए गए विकल्पों में पारा द्रव अवस्था में धातु होने के कारण ऊष्मा का चालक है, क्या है, धातु होने के कारण ऊष्मा का चालक। निम्न में से कौन सा सबसे अधिक श्यान है, बताइए कौन सा जो श्यानता सबसे अधिक है वो बताइए आप, बताइए कौन सा हो जाएगा। ये जो है ना भाई साहब, ये हो जाएगा शहद जो होता है ना, सबसे अधिक इसमें श्यानता होता है ना, श्यान होता है। श्यानता किसी तरल का वह गुण है जिसके कारण वह किसी बाहरी प्रतिबल या अपरूपक बल प्रतिबल के कारण अपने विकृत करने का विरोध करता है, मतलब अपने जो विकृत होता है ना उसका विरोध करता है। ये दी गए जो विकल्प दिया गया था उस शहद जो है ना उसमें सबसे अधिक श्यान होता है। अगला सवाल, अगला सवाल बोल रहा है कि लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने के कारण होता है। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने के कारण होता है, क्या होता है, बताइए। ये होता है आपका लैक्टिक एसिड का संचय जो होता है, इसका अनुभव होता, इसका कारण अनुभव होता है थकान का। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल के संचय हो जाने के कारण शरीर में थकान का अनुभव होता है। लैक्टिक अम्ल का संचय त्वरित ना होकर एक कलित प्रक्रिया है, मतलब तुरंत नहीं होता है, धीरे धीरे होता है। थकान को मिटाने के लिए आराम की आवश्यकता होती है, इसके अलावा शरीर की मालिश करने पर थकान में राहत मिलती है। सोचिए लैक्टिक क्या होता है, लैक्टिक अम्ल का संचय हो जाता है इसके कारण। कच्ची चीनी को रंग विहीन करने हेतु जिस चारकोल का प्रयोग किया जाता है, जिसे कच्ची चीनी को रंग विहीन करने हेतु जिस चारकोल का प्रयोग किया जाता है वह क्या है, वह एनिमल चारकोल, क्या है, एनिमल चारकोल। एनिमल चारकोल का उपयोग कार्बनिक पदार्थों के विरंजन में किया जाता है,
कच्ची चीनी को रंग विहीन करने में यह प्रयुक्त होता है। अगला सवाल, गेहूं की खेती के लिए कौन से उर्वरक का उपयोग करेंगे? गेहूं की खेती के लिए कौन सा उर्वरक का उपयोग करेंगे, बताइए। तो गेहूं की खेती के लिए नाइट्रोजन का उपयोग करेंगे। इसका उपयोग करेंगे नाइट्रोजन का। अगला सवाल, नाइट्रोजन पादपों का आवश्यक तत्व है। जो नाइट्रोजन जो है ना, पादपों का आवश्यक तत्व है। गेहूं की फसल के लिए नाइट्रोजन उर्वरक परमावश्यक उर्वरक है। गेहूं की उचित हरितिमा गेहूं की उचित हरितिमा तथा उचित विकास के लिए नाइट्रोजन जो है ना अपरिहार्य है, मतलब चाहिए तो चाहिए। अगला सवाल है कि प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? अगर प्रकाश की तीव्रता हम लोग जो नापते हैं उसको, उस उपकरण को क्या बोलते हैं? उस उपकरण को बोलते हैं हम लोग लक्स मीटर। क्या बोलते हैं? लक्स मीटर उसको बोलते हैं। प्रकाश की तीव्रता नापने का उपकरण लक्स मीटर है, जबकि कोलोरीमीटर एक प्रकाश सुग्राही उपकरण है जो किसी पदार्थ द्वारा अवशोषित किए जाने वाले रंग को मापता है। क्या करता है? जो किसी पदार्थ के द्वारा जो रंग अवशोषित किए जाते हैं उसको मापता है कौन? प्रकाश की तीव्रता को कौन? लक्स मीटर। याद रखें। एक लकड़ी झूले पर बैठी स्थिति में, एक सोचिए, लकड़ी बोल दी, एक लड़की, सॉरी एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, ठीक है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर प्रदोल आवर्तकाल क्या होगा? बताइए क्या होगा? अगर अचानक लड़की खड़े हो जाए तो क्या हो जाएगा प्रदोल? ये प्रदोल जो है ना भाई, ये कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। थोड़ा इस व्याख्या देख लीजिए कि लड़की झूले पर बैठे स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर लोलक का प्रभावी लंबाई कम हो जाएगा और फलस्वरूप उसका प्रदोल आवर्तकाल कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रदोल जो आवर्तकाल है वो कम हो जाएगा। अगला सवाल है कि अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि, बताइए। अंतरिक्ष जो यात्री है ना, देखिए उड़ते रहता है लोग। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते, क्योंकि क्योंकि वहां गुरुत्व नहीं होता, वहां गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है, कारण सीधे नहीं खड़े हो सकते हैं। अंतरिक्ष में कम गुरुत्व के चलते अंतरिक्ष यात्री सीधे खड़े नहीं हो पाते। कम गुरुत्व के बल लंबे जो कम गुरुत्व में लंबे अंतरिक्ष अभियानों में अंतरिक्ष यात्रियों को पेशीय क्षय और अस्थियों के घनत्व में कमी का सामना करना पड़ता है। और अस्थि घनत्व कम होने से अस्थियां जो है वो क्या हो जाती है? कमजोर हो जाती है। क्या हो जाती है? कमजोर हो जाती है। अगला सवाल, अगला सवाल है कि थर्मस फ्लास्क में लंबे समय तक तरल गर्म या ठंडा रहता है क्योंकि उष्मा की कोई हानि अथवा प्राप्ति नहीं होती। जैसे थर्मस में रखिएगा ना पनिया गर्म का तो गर्म में रहता है, तो किसके कारण? ये जो है ना भाई, ये है संचालन और संवहन एवं विकिरण के कारण होता है। ऐसा नहीं होता और प्राप्त नहीं होता, यानी ये अभी दोनों ऑप्शन सही है। देखिए इसे व्याख्या, थर्मस फ्लास्क में दो परतों के बीच वैक्यूम होने के कारण संचालन, संवहन एवं विकिरण क्रिया से उष्मा की हानि अथवा प्राप्ति नहीं होती। चलिए, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कारण है, बताइए। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कारण है, क्या कारण है? पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्या कारण है? इसका कारण है भूक्रोड के अंदर चक्रक धराएं। ये क्या होती है बताइए, दिखाते हैं आपको कि भूक्रोड के अंदर चक्रक धराओं के कारण पृथ्वी के जो चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है, इसी को भू चुंबकीय क्षेत्र भी कहते हैं। अगला सवाल को लेते हैं और जल्दी जल्दी करने का प्रयास करते हैं। निम्नलिखित तत्वों में कौन अर्धचालक है? बताइए। निम्नलिखित तत्वों में जो है कौन सा अर्धचालक है? क्या एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन है, चांदी है या शीशा है? कौन सा हो जाएगा? ये जो है ना सिलिकॉन, ये जो है ये अर्धचालक है। चलिए, अर्धचालक क्या होता है? कुछ ऐसे पदार्थ है जिनकी विद्युत चालकता आचालकों की अपेक्षा बहुत अधिक
बहुत अधिक है, परंतु चालकों की अपेक्षा बहुत कम होती है। इन्हें अर्धचालक कहते हैं, जैसे कि सिलिकॉन, जर्मेनियम, सब क्या है, ये अर्धचालक। क्या बोलता है कि कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिनकी वैद्युत चालकता अचालकों की अपेक्षा बहुत अधिक, परंतु चालकों की अपेक्षा बहुत कम होती है। मतलब जो चालक है उसकी अपेक्षा बहुत कम होती है, इन्हें अर्धचालक कहते हैं, जैसे कि सिलिकॉन, जर्मेनियम आदि। अगला सवाल और लास्ट सवाल लेते हैं कि न्यूक्लियर बम बनाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? बताइए, किसका उपयोग किया जाता है न्यूक्लियर बम बनाने के लिए? ये उपयोग किया जाता है आपका यूरेनियम का। किसका? यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। नाभिकीय या परमाणु बम नाभिकीय संलयन या नाभिकीय विखंडन या दोनों प्रकार के नाभिकीय अभिक्रियाओं के सम्मिलन से बनाए जा सकते हैं। परमाणु बम में विस्फोटित होने वाला पदार्थ यूरेनियम या प्लूटोनियम होता है, समझे ना। ये नाभिकीय परमाणु जो बनता है, इस संलयन जो नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, ये जो क्या दोनों प्रकार की नाभिकीय विक्रियाओं सम्मिलन से बनाए जा सकते हैं। यानी परमाणु बम में विस्फोटित होने वाला पदार्थ जो होता है यूरेनियम या प्लूटोनियम होता है। चलिए, आज की प्रश्नों की संख्या यहीं पे खत्म होती है। और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।